हेलो एवरीवन, मैं हूँ आदित्य शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे नोट मेकिंग के बारे में कि कैसे करके हम हमारे नोट्स को बना सकते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करके अपने नोट्स को बनाते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपके नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और हम कवर कर रहे होंगे उन सारी पॉइंट्स को जो भी टॉपर्स यूज़ करते हैं अपने नोट्स को बनाने के लिए और फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि आपको पहले से पता होंगे, लेकिन मैं ये इस बात को कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब जो पहला पॉइंट आता है वो है ये यूज़ लॉन्ग एंड थिक कॉपीज़। इसका मतलब कि आपको ऐसे कॉपीज़ को यूज़ करना है जो कि लॉन्ग भी हो और जो कि थिक भी हो। ऐसा करने से ये होगा कि आप एक सब्जेक्ट के पूरे साल के नोट्स एक ही कॉपी में लिख पाएंगे। इसके वजह से आपको एंड टाइम पे ज़्यादा बर्डन दिखाई नहीं देगा और आपके एक ही कॉपी को पढ़कर आपके पूरे नोट्स रिवाइज हो जाएंगे। और ऐसा करने से एक फ़ायदा और है कि आप ट्रैवलिंग के टाइम में भी एक कॉपी को ही कैरी कर सकते हैं। उससे भी आपकी बहुत ही अच्छी रिवीजन हो जाएगी, आपको ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको लॉन्ग एंड थिक कॉपीज़ में ही अपने नोट्स को बनाना है। अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो है ये कि यूज़ डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन्स बट नॉट टू मच। आपने भी बहुत सारी जगह से ये सुना होगा, यूट्यूब पे भी आपने सुना होगा कि जो चैप्टर का नेम है आपको उसको बहुत ही अच्छे से लिखना है जिससे कि वो आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन ये पॉइंट मुझे उतना रिलेवेंट नहीं लगता है, क्योंकि चैप्टर का नाम तो आपको वैसे भी बार बार पढ़ पढ़ के याद हो ही जाएगा। इसलिए आपको उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि आपको उस समय को इन्वेस्ट करना है अपने नोट्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। अब अगर मैं आपको अपने नोट्स की एग्जांपल दूं तो मैंने बहुत ज़्यादा कलर ऑफ पेन्स को यूज़ नहीं किया है। बहुत ही कम ही जगह है जहाँ पर मुझे हाईलाइट करने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने रेड पेन का यूज़ किया हो, वरना मैंने पूरे नोट्स को खाली ब्लू पेन और ब्लैक पेन की मदद से ही बनाया है। इसलिए आपको भी ज़्यादा कलर ऑफ पेन्स को यूज़ नहीं करना है। ऐसा करने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जो पहला फ़ायदा है वो है ये कि आपको एक मोनोटोनस फ्लो ऑफ स्टडी मिलेगा। इसका मतलब जो अगर आप एक ही कलर स्कीम में सारे चैप्टर्स बनाएंगे तो जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है वो भी आपको इजी के तरह ही लगेंगे और वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आपको एक फ़्लो में आपकी पढ़ाई होगी। और एक और फ़ायदा ये है कि जब आपको बोर्ड एग्ज़ाम आप दोगे तो आपको सिर्फ ब्लू पेन का ही यूज़ करना है। इसलिए आप ज़्यादा कलर ऑफ पेन्स यूज़ करोगे तो वो बात अच्छी नहीं है। आप जिसमें अपना आउटपुट देंगे उसी में अगर आप इनपुट भी लेंगे, उसी कलर ऑफ पेन को अगर आप बार बार पढ़ेंगे तब आपको वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। और इसका एक तीसरा फ़ायदा और मेजर बेनिफिट है, जब आप अपने हायर क्लासेस में जाओगे 11 एंड 12 में, उस समय जो आपको मटेरियल्स आपको पढ़ाई करने के लिए दिया जाएगा वो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग टाइप के होंगे, 9-10 के जैसे वो नहीं होंगे। तो उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको अभी से अपने नोट्स पढ़कर हो जाएगी जिसमें कि बहुत ज़्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 कलर के ही पेन को यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। जो थर्ड पॉइंट है वो है ये कि रेफ़र एनसीईआरटी। इसका मतलब ये है कि आप जो नोट्स को बनाओगे वो आपको एनसीईआरटी को ही रेफ़र करके बनाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है क्लास 10th का, उसमें 90% ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से ही आते हैं। इसलिए आपको एनसीईआरटी को ही फोकस करके अपने नोट्स को में बनाने हैं। अगर आप किसी और बुक को भी फॉलो करते हैं, उससे भी आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप उसी बुक में नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं पेंसिल से। लेकिन आपका जो मेन नोट्स रहेगा रिवीजन के लिए, बोर्ड के लिए, खास करके 10th के स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाने हैं। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनसे, आपको कोई और बुक के नोट्स नहीं बनाने हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है ये कि मेक नोट्स पॉइंट वाइज। इसका मतलब कि आपको पूरे नोट्स को ही पॉइंट वाइज बनाना है, ना कि पैराग्राफ जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है। अगर आप पैराग्राफ के फॉर्म में नोट्स को बनाते हैं तो इसका कोई यूज़ नहीं है नोट्स बनाने का। वैसा तो आप बुक से ही डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। इसलिए आपको पॉइंट वाइज बनाना है अपने नोट्स को, भले ही आप किसी भी क्लास में हो। लेकिन अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तब तो ये एक खास पॉइंट है, क्योंकि आपको 10th के बोर्ड के जितने भी आंसर्स हैं आपको उनमें ज़्यादातर पॉइंट वाइज में ही लिखना है। जो कि हो सकता है आपके बुक में उनके आंसर्स पैराग्राफ में दिए हुए हों, लेकिन आपको मार्क्स पॉइंट वाइज के ही मिलते हैं। अगर आपने 4 पॉइंट लिख दिए 4 मार्क्स में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया जाता है इस चीज़ को।
इसलिए आपके जो नोट्स बनेंगे वो भी आपको पॉइंट वाइज ही बनाना है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है ये, राइट ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बट राइट ऑल द फॉर्मूले। इसका मतलब ये है कि आपके चैप्टर के अंदर में भी जो जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको आपको सारे को इक्वली नहीं लिखना है। जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपको उन पर ज़्यादा ध्यान देके उनको ज़्यादा लिखना है, लेकिन जो टॉपिक्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको उन पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसा कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए क्लास 10 साइंस का मानूँ तो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में रस्टिंग के बारे में दिया हुआ है, लेकिन आपको उस चैप्टर के नोट्स में रस्टिंग के बारे में नहीं लिखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके बारे में उस चैप्टर के अंदर में डिटेल में दिया हुआ है रस्टिंग के बारे में। तो जब आप उसका नोट्स बनाओगे तब आपको रस्टिंग के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप चैप्टर 1 में भी लिख देते हो तो आपका नोट्स का साइज़ सिर्फ बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो नॉलेज आपको रहेगा एंड टाइम पे वो एक ही रहेगा। इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है आपको सिर्फ उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब ये चीज़ आपको समझ में कैसे आएगी कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं? तो दो चीज़ें है इसमें। पहला तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, वो पढ़ाते टाइम ही आपको ये चीज़ें बता देंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लेस इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर वो उतना ज़्यादा ध्यान देकर नहीं पढ़ाएंगे। या फिर आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के मुताबिक। और जो दूसरा चीज़ आता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्रेंड। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो, उस समय आप देख सकते हो कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देना है, सब पर इक्वली ध्यान नहीं देना है। और अगर हम फार्मूले की बात करें तो आपको फार्मूले में जो भी फार्मूले पॉसिबल है आपको वो सारे ही इंक्लूड करने हैं। अगर मैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे फार्मूले दिए हुए हैं हीट प्रोड्यूस्ड की और पावर की। तो आपको जो पॉसिबल फार्मूलेज हैं आपको उनको सारे अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। बहुत सारे फार्मूले आपके टीचर भी बता देते हैं जो कि बुक में नहीं दिया हुआ होता है, आपको उनको भी अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस समय बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे एक ही टॉपिक पे, जिनमें अलग अलग तरह के फॉर्मूले अप्लाई होंगे अलग अलग गिवन वैल्यूज़ के हिसाब से। तो अगर उस समय आप एक फॉर्मूले को लर्न करके गए हैं और उस समय अगर आप डिराइव कर रहे हैं तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको सारे ही फॉर्मूले अपने कॉपी में लिख करके रखना है अपने नोट्स में और उसमें बार बार पढ़ना है जिससे कि वो चीज़ आपको याद हो जाए। जो 6 पॉइंट है वो है ये कि डोंट मिस आउट द एक्स्ट्रा बॉक्सेस। इसका मतलब आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी के अंदर में ही बहुत सारे एक्स्ट्रा बॉक्सेस में चीज़ें दी हुई होती है, आपको उनको भी नोट्स में इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं जो मेन चीज़ें दी हुई है पैराग्राफ के अंदर सिर्फ उसके अपने नोट्स बनाए, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई है उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर देखें तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जो सीबीएसई का मेन क्वेश्चन पेपर होता है ईयर एंड बोर्ड एग्ज़ाम का उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से भी आ जाते हैं। इसलिए आपको उनको मिस नहीं करना है, आपको वहाँ से भी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है आपको अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करना है। अब इसमें एक और बात आता है कि बहुत सारे बुक्स में एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई होती है। जैसे कोई एक डिवाइस है जिसका नाम आपकी एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर एक दूसरे बुक में उसके 2-3 और नाम दिए हुए, तो आपको उनको नहीं पढ़ना है। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो आप बस उसको अंडरलाइन कर सकते हो उसी बुक में, आपको उसको अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं करना है। जो भी ऐसे एक्स्ट्रा बातें हैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उस पर ही ध्यान देना, बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। जो 7th पॉइंट है ये वो है ये कि राइट ईजिएस्ट डेफिनेशंस। इसका मतलब ये है कि जो भी डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है आपको भी अपने नोट्स में वही लिखना है। ये चीज़ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसा कि अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो उसमें रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन उतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अगर आपके टीचर आपको उसको एक लाइन में डिफाइन करके समझा देते हैं या फिर आपके किसी और रेफरेंस बुक में वो चीज़ समझाया हुआ है तो आप वहाँ से भी उस चीज़ को लिख सकते हैं। ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही बुक पर डिपेंडेंट रहना है और आपको जो भी लैंग्वेज बुक में दिया हुआ है आपको उसी में लिखना है। हो सकता है कि आपके टीचर आपको बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझा दे दो कि बाकी बुक्स में भी नहीं है। अगर आप वो ऐसा नहीं करते तो आप भी उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इनको एक लाइन में मुझे आप समझा दीजिए, तो वो आपको एक लाइन में पूरे डेफिनेशन को समझा देंगे। तो आप उस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं, बस आपको मार्क्स मिलना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन से बुक का डेफिनेशन लिख रहे हो, अगर वो डेफिनेशन सारे पॉइंट्स को क्लियर करता है तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपको जो भी ईजीएस्ट डेफिनेशन आपको सिर्फ उसी को लिखना है। आपको बुक के डेफिनेशन को आप स्किप भी कर सकते हो, जो भी डेफिनेशन आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगे वही है उस चीज़ का बेस्ट डेफिनेशन। जो 8 पॉइंट है वो है ये कि राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड बॉक्सेस।
पढ़ाते समय ही आपके टीचर्स बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बोलते हैं जो कि बोलते हैं ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उन्हें मिस कर जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जो भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा हो, आप अपने नोट्स में ही बगल में ही एक बॉक्स बना के उसके अंदर में लिख सकते हैं या फिर स्टार मार्किंग दे करके लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप जब भी अपने नोट्स को फिर से पढ़ेंगे या फिर उस समय पे आप किसी और कलर के पेन, रेड पेन को यूज़ करके लिख सकते हैं। ऐसा करने से ये होगा, जब भी आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करेंगे तब आपका पहला ध्यान उसी पर जाएगा, और जब आप बार बार उसी चीज़ को पढ़ोगे तब आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगी और वो लंबे समय तक आपको याद रहेगी। इसलिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उन्हें आप बॉक्स के अंदर में भी बना सकते हैं या फिर स्टार मार्किंग दे करके भी लिख सकते हैं। अब जो 9th पॉइंट है वो है ये कि यूज़ योर ओन लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि अगर आप आपने किसी चीज़ का डेफिनेशन लिखा जो कि आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप उसका जो भी हिंदी में मतलब होता है आपने उसके बगल में उसको लिख लिया। वैसा करने से क्या होगा, जब भी आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करेंगे तब आप पहले उस मतलब को समझ लेंगे, उससे आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर जब आप इंग्लिश के डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो वो चीज़ भी आपको लंबे समय तक याद रहेगी और आपको ईज़िली समझ में आएगी। इसलिए आप जहाँ पर भी आपको ये चीज़ ज़रूरी लगती है आप वहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि इंग्लिश और हिंदी के वर्ड्स मिक्स करके जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं आप वैसे करके भी वहाँ पर लिख सकते हैं डेफिनेशन के ठीक बगल में अपने खुद की लैंग्वेज में। अब जो 10th पॉइंट है वो बहुत ही काम की चीज़ है, राइट सम टॉपिक्स इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर मैं एग्जांपल के लिए अपनी नोट्स की पिक्चर आपको दिखाऊं तो मैंने इसमें पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया, फिर उसके एग्जांपल्स लिख दिए, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया, फिर उसके एग्जांपल लिख दिए। फिर मैं उसके बाद में ना कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखने के हिसाब से कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मैंने उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखा। वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और फिर उसका जो भी आंसर होता है मैंने उसे लिख दिया। ऐसा करने से बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। जो पहला बेनिफिट होगा वो कि हम जो भी चीज़ को पढ़ेंगे वो हमें लंबे समय तक याद रहेगी, और जब हम हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे तो उस समय भी हमारे पैराग्राफ के रूप में नहीं पूछेगा कि इस टॉपिक पर एक निबंध लिख दीजिए या इस टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिख दीजिए, वो हमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही पूछेगा। तो वैसे ही करके अगर हम पढ़ाई भी करेंगे तो वो चीज़ हमें बहुत लंबे समय तक याद रहेगी और हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसलिए आप ऐसा जहाँ पर भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है आप वहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। मैं मेरी नोट्स की कुछ पिक्चर्स भी आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पर यूज़ किया, और ऐसे ही बहुत सारे जगहों पर भी यूज़ किए हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि कुछ टॉपिक्स को जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप उनको अपने नोट्स में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही लिखिए। 11 टिप है फॉर डायग्राम्स यूज़ पेंसिल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं, अपने नोट्स में भी वो पेन से ही बनाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पेंसिल से ही अपने डायग्राम्स को बनाने हैं। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एंड टाइम पे जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास होगा उस समय पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा थ्योरी पे और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उन पर, ना कि उस समय पे आप फोकस कर रहे हैं अपने डायग्राम पे कि आपका डायग्राम कैसे करके अच्छे से बनेगा पेंसिल से। इसलिए अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी आपको इसको यूटिलाइज़ करना है और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है डायग्राम्स की, और पेंसिल से ही अपने नोट्स में भी डायग्राम्स को बनाने, वो आपको पेन का यूज़ नहीं करना है। अब अगला पॉइंट है यूज़ फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स फॉर एसएसटी बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यहाँ पे फ्लो चार्ट बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ होती है आपके नोट्स में। अगर मैं एग्जांपल के लिए लो सोशल साइंस का एक चैप्टर एग्रीकल्चर, तो उसमें पूरे चैप्टर को अगर आप चाहे फ्लो चार्ट के रूप में समझाने के लिए तो आप एक पेज में पूरे फ्लो चार्ट में पूरे चैप्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। आपने पहले एग्रीकल्चर लिखा, फिर उसके जो भी सब डिविजन्स आपने वो लिखे, फिर एक एक लाइन में उसको डिफाइन करते गए और एक एक एग्जांपल भी आप उसके देते गए। ऐसा करने से जब आप एंड टाइप पे रिवाइज करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा आपके लिए। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपको एक चैप्टर के एक ही पेज के नोट्स बनाने हैं। हो सकता है आप 3-4 पेज के या फिर 5-6 पेज के नोट्स बनाएं, लेकिन या तो आप चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके जो नोट्स स्टार्ट हो रहे हो या फिर जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए, आपका चैप्टर एंड हो जाए, उस समय पे आप एक फ्लो चार्ट ज़रूर बनाइए पूरे चैप्टर का, जो कि पूरे चैप्टर को एक ही पेज पे एक्सप्लेन कर रहा हो। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम में आती है और वो हमें एक पिक्चर मेमोरी के रूप में सेव हो जाती है और वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहती है। अगर मैं कहूँ तो चैप्टर के नोट्स जब एंड हो जाए उस समय पे
एंड पेज पे बनाना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपने पूरे नोट्स को पहले तो पढ़ लिया अच्छे से टेक्सचुअल फॉर्म में, उसके बाद में अगर आप फ्लो चार्ट में फिर से रिवाइज़ करते हो तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए आपके चैप्टर के नोट्स जब भी एंड हो जाए तो आप कोशिश करिए जहाँ जहाँ पर भी ये चीज़ पॉसिबल है आप वहाँ पर इसको ज़रूर बनाइए। सोशल साइंस के चैप्टर एग्रीकल्चर और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इन 2 चैप्टर्स में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, और मैंने भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया था। और ऐसा जब आप करोगे तब आप मेन इसका यूज़ समझ पाओगे जब आपका ईयर एंड हो रहा हो, जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ गया हो। अब जो अगला पॉइंट है वो है ये कि नोट्स शुड कंटेन क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्टिविटीज़। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर मैं कहूँ तो 90% स्टूडेंट्स इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। वो नोट्स में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर को ही इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। आपको अपने नोट्स में क्वेश्चन आंसर्स को भी इंक्लूड करने हैं, उसके जो भी एक्टिविटी हो सकती है आपको इनको भी इंक्लूड करना है, और अगर वो एसएसटी है उसमें मैप पॉइंटिंग है तो वो आपको उसमें भी इंक्लूड करना है अपने नोट्स के अंदर में। मैं आपको एग्जांपल के लिए अपने नोट्स की भी पिक्चर्स दिखा रहा हूँ कि मैंने बीच बीच में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कि लगते हैं कि मैंने जो भी नोट्स में लिखा है अभी तक उसको वो एक क्वेश्चन आंसर में समझा रहा हो, तो मैंने उसको फिर अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर दिया। ऐसे ही बहुत सारी जगह जहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए हुए वो किसी और बुक में, लेकिन वो पूरी चीज़ को अच्छे से समझा दे रहा हो एक ही क्वेश्चन आंसर में, तो मैंने उसको भी इंक्लूड किया। आपको एग्जाम्पल के लिए अपनी नोट्स की पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। और ऐसे ही एक्टिविटीज़ में खास करके आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि सीबीएसई के 10th के बोर्ड एग्जाम्स में साइंस के अंदर एक्टिविटी से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। भले ही क्लास 9 तक आपने एक भी एक्टिविटी का क्वेश्चन नहीं देखा हो अपने फाइनल ईयर एंड एग्ज़ाम के अंदर स्कूल के, लेकिन 10th के सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और वो डायरेक्टली जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उन्हीं से आते हैं। तो आपको उनको भी पहले अच्छे से लिख के रखना अपने कॉपी में। अगर कोई चीज़ लंबा है तो आप उसको पूरे अच्छे से भी समझा सकते हो, जैसा कि आपके लैब मैनुअल प्रैक्टिकल वगैरह में होता है कि वो सब, लेकिन वो उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। अगर आप डायरेक्टली उसका एम लिख देते हो और फिर उसके जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं आपने पहले 1-2 लाइन में उसको समझा दिया एक्टिविटी को, फिर उसके जस्ट आंसर्स लिख दिए जैसा कि मैंने कर रखा है, तो ये चीज़ करने से आपके बहुत ही जल्दी रिवाइज हो जाते हैं पूरी एक्टिविटी के। इसलिए जो भी आपके बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर ही एक्टिविटीज़ दिए हुए उनको आपको ज़रूर मेंशन करना है अपने नोट्स के अंदर में, तो ये चीज़ आपके मार्क्स को डेफिनेटली बूस्ट करेगा। ये मेरी गारंटी है, आपको एक्टिविटीज़ को ज़रूर इंक्लूड करना है अपने नोट्स में। अब इसका अगला पॉइंट है लीव सम ब्लैंक पेजेस आफ्टर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। हाँ, ये चीज़ गलती मेरे से भी हुई थी जब मैं एक चैप्टर के नोट्स बना रहा था। उस समय मैंने चैप्टर के बाद में कुछ पेजेस को नहीं छोड़े थे, उसके बाद में मुझे वो फिर बाद में अलग पेज में लिखकर वो उसमें जोड़ने पड़े थे। उसके बाद से मैं जब भी नोट्स बनाता था तब मैं फिर उसके बाद में 3-4 पेज छोड़ देता था। इसलिए आपको भी जब भी आपका कोई एक चैप्टर ख़त्म हो जाए उसके बाद में आपको 3-4 पेजेस छोड़ने, जिससे कि आपको ऐसे एक्स्ट्रा पेजेस नहीं लगाने पड़े। उसके बाद में ही आपको नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करना है। ऐसा करने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जो पहला बेनिफिट होता है वो तो ये कि आप अगर किसी चीज़ को मिस आउट कर गए हैं तो आपको फिर एक्स्ट्रा पेजेस नहीं लगाने पड़ते, आप उसी पेज पर लिख सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, अगर आपके बाद में आपको टीचर्स जब आपके पूरा साल ख़त्म हो जाए उसके बाद में अगर आपके टीचर कोई बोलते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार लिखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब उस केस में आप अपने नोट्स में भी उनको इंक्लूड कर सकते हो। वो जो 3-4 पेज 5-6 पेज आपने एक्स्ट्रा छोड़े उस जगह पर, तो वैसा करने से जब आपके नोट्स कम्प्लीटली रेडी हो जाएंगे उसके बाद में अगर 1-2 पेज छूट भी जाते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पेजेस लगाने पड़े हैं, उसकी वजह से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन टूट रहा है, बीच बीच में पेजेस निकल रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपके जब भी चैप्टर ख़त्म हो जाए तब आपको 3-4 पेज छोड़ने हैं, उसके बाद में ही आपको नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ले करके आते रहता हूँ। और आपका कोई भी सजेशन, फीडबैक, डाउट या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की, और उस टॉपिक पर मैं ज़रूर एक वीडियो बना दूँगा। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।